रोशनियों के पीछे भागने और एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यहाँ यूके में आने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान की कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आया तो यहाँ कामयाब होने की ख्वाहिश में था, लेकिन उसे क्या पता था कि आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे उसका मुकद्दर बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस नए व्लॉग का आगाज़ इस नई उम्मीद और एक नई दुआ के साथ करने जा रहे हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। जहाँ पे बात खुशियों की आती है ना, तो वहाँ पे इंसान यानी कि हम लोग जो है ना, हमने अपनी खुशियों का पैमाना सिर्फ़ और सिर्फ दौलत को बनाया हुआ है। जो हम लोग समझते हैं कि जो जितना ज़्यादा अमीर होता है, उसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, वो उतना ही ज़्यादा खुशहाल और उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी में खुश होता है। लेकिन यकीन माने कि दौलत कभी भी इंसान को वो हकीकी खुशियाँ नहीं दे सकती जो कि उसकी ज़िंदगी में सुकून का बाइस बनते हैं। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान की मैं दास्तान शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पुरअज़म था और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, और इस बात का उसमें बड़ा जज्बा था कि मैंने यहाँ पे यूके में आके ढेर सारा पैसा कमाना है। तो जी आज़म यहाँ पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आया था, और यहाँ पे यूके में भी ना वो लंदन में आया था, यानी कि जो यहाँ का यूके का हब है ना, वहाँ पे आया था, जहाँ पे कि दौलत की बहुत ज़्यादा रेल पेल है, तरक्की करने के मौके बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि वो अंदर से बड़ा डिटर्मिन्ड था, और यहाँ पे यूके में आने का उसका मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो यहाँ पे आके ढेर सारा पैसा कमाए। तो इस चीज़ में ना वो कह लें कि बहुत ज़्यादा बेचैन था, बेताब था, और दिन रात ना मेहनत किया करता था यहाँ पे। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ना यहाँ पे 20 आवर्स सिर्फ काम करना अलाउ है, लेकिन चूंकि वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द जो है ना वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, और 20 आवर्स में जॉब करने से तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बामुश्किल ही निकलती थी। उसने ना यहाँ की एक ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी कर ली। अब जी ये ब्रिटिश जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनके साथ शादी करने का मकसद ये है कि भी आपके पास यहाँ पे रहने के लिए जो रेजिडेंसी है ना, उसका रास्ता हमवार हो जाता है, यानी कि आपको मज़ीद वीज़े वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके डिपेंडेंट के तौर पे वो यहाँ पे इस कंट्री में रहना शुरू हो गया, और दूसरी तरफ क्या था कि उसकी एक मैरिड लाइफ भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब जी यहाँ पे यूके आने का मकसद आज़म का सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो अमीर होना चाहता था, यानी कि रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश थी, और ढेर सारा पैसा कमा के ना पीछे अपने पेरेंट्स को और अपने बहन भाइयों को देना चाहता था, यानी कि घर की जो गुर्बत थी ना वो ख़त्म करना उसका मेन मकसद था। स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद जब उसने अपना वीज़ा यहाँ पे कन्वर्ट करवाया और वो एक डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर हो गया, तो इट मीन्स कि जब आप किसी के डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया करें कि आप उसके डिपेंडेंट ही होते हैं। आप कभी भी उसके सामने स्टैंड नहीं कर सकते, या कभी भी उसके सामने सर नहीं उठा सकते। यही सब कुछ आज़म के साथ भी हुआ। आज़म की जो बीवी थी ना, यानी कि जो वो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी लड़की थी मारिया, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, बहुत ज़्यादा हावी थी। और ये यहाँ की एक ट्रेजेडी है, या आप कह लें कि एक यहाँ की रियलिटी है कि जो यहाँ के बच्चे होते हैं, जब वो यहाँ पे ग्रोन अप होते हैं ना, तो उनके कह लें कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर ना ये चीज़ डिवेलप होना शुरू हो जाती है। यहाँ के स्कूलों में एजुकेशन ऐसी है, या कह लें कि भी यहाँ का जो माहौल है ना वो ऐसा है कि जो बच्चों के अंदर है ना, वो ये एक डोमिनेंसी, या कह लें कि भी एक प्रोमिनेंट होने की जो एक ख़ासियत है ना, वो बच्चों में डेवलप हो जाती है। और चूँकि शुरू से उनके अंदर ये चीज़ होती है ना, तो वो एंड तक बरकरार रहती है। अब ये नहीं होता कि भी मेरा शौहर है और शौहर के जो हकूक़ हैं वो मैंने पूरे करने हैं, और ये कि भी वो दब के रहे शौहर के सामने, ऐसा तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। अब जी मारिया और आज़म अपने एक सेपरेट घर में रहते थे, यानी कि मारिया ने अपनी शादी के बाद जो था ना अपनी रेजिडेंसी अपने पेरेंट्स से अलहदा कर ली थी। ये भी यहाँ पे मोस्टली होता है कि शादी के बाद जो बच्चे हैं ना वो अपना घर अलहदा से मॉर्गेज के ऊपर ले लेते हैं। आज़म जितनी भी यहाँ पे मेहनत करता था ना, और जितना भी पैसा कमाता था, उसके ऊपर ना मारिया की पूरी पूरी नज़र होती थी, चेक एंड बैलेंस होता था, और वो एक एक रुपए का ना हिसाब लिया करती थी। अब आज़म तो इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहा था कि वो अपने माँ-बाप को और अपनी बहन-भाइयों को जो है ना वो पैसे भेजे, और पाकिस्तान में उसके घर के जो हालात हैं ना वो बेहतर हो जाएँ। लेकिन मारिया के कुछ और ही प्लान थे। अब चूँकि आज़म उसका डिपेंडेंट था, और यहाँ पे उसका रहना मारिया के स्पॉन्सरशिप के बगैर पॉसिबल नहीं था। यानी कि अगर आज़म मारिया के सामने सर उठाता, तो उसका नतीजा ये होना था कि उसको यहाँ से यूके में से जाना पड़ना था।
شروع میں تو اعظم نے مطلب ماریہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کروایا کہ بھی تم بھی پاکستانی ہو، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو کہ میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہے. تو ماریہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتی تھی، مطلب جتنا پیسہ اعظم کماتا تھا نا تو اس کا 10%، یعنی کہ اگر وہ 1000 پاؤنڈ کما رہا تھا نا تو اس میں سے کہہ لیں کہ بھی کوئی 100 پاؤنڈ جو تھا نا وہ اس کو الاؤ کر دیتی تھی کہ بھئی اپنے پیرنٹس کو تم بھیج دو. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یہاں پہ نا UK کے حالات تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں پہ اب رہنا اور گزارا کرنا کوئی ایزی کام ہے نہیں. یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. تو جی ایک تو یہ ایک فیکٹر تھا، اور دوسرا کیا تھا کہ بھی اب ماریہ کے ہاں نا ایک بیٹی ہو چکی تھی، اور جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد جو تھا نا ماریہ کے پاؤں اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے. مطلب پہلے بھی مضبوط تھے، اس کو کسی چیز کی روکا ٹوکی تو تھی نہیں، اور نہ وہ کسی سے ڈرتی تھی. اور بیٹی کی پیدائش کے بعد کیا تھا کہ اب وہ اعظم کے اوپر اور بھی زیادہ نا پریشر ڈالنا شروع ہو گئی تھی. اب جو وہ اس نے اس کو اعظم کو الاؤ کیا ہوا تھا نا کہ بھی اپنے پیرنٹس کو تم تھوڑا بہت سپورٹ کر سکتے ہو، اب اس کی بھی اجازت جو تھی نا وہ اعظم کے پاس ہرگز نہیں رہی تھی. بیٹی کی پیدائش ہو جانے کے بعد اب ماریہ کے پاس ایک بہانہ آ گیا تھا کہ بھی ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور دوسری طرف کیا تھا کہ ماریہ نے نا جاب سے چھٹیاں لے لی تھیں. یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرے، اور دوسرا کیا تھا کہ وہ جاب کرنا اب اتنا زیادہ پسند نہیں کر رہی تھی. اس کو یہ تھا کہ اعظم جو ہے وہ ڈبل شفٹس لگا رہا ہے، اتنا ڈھیر سارا پیسہ کما رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں کیوں جا کے نا جاب کے اوپر اپنا سر کھپاؤں. کیونکہ گھر کے سارے اخراجات نا وہ چاہتی تھی کہ اعظم ہی اٹھائے اور ان کو پورا کرے، کیونکہ آف کورس جوان تھا، اور دوسرا کیا تھا کہ ہارڈ ورکنگ تھا، اور ڈٹرمنٹ بھی تھا کہ اس نے پیسہ کمانا ہے. تو اس لیے اس نے سارے کا سارا بوجھ جو تھا نا وہ اعظم کے کندھوں کے اوپر ڈال دیا تھا. دوسری طرف اعظم جو تھا وہ مجبور تھا، اور چونکہ اس کو یہاں پہ رہنے کے لیے مطلب ویزا وغیرہ ایکسٹینڈ کروانا تھا، اس کے لیے کیا تھا کہ بھی اس کو ماریہ کی ہر بات ماننی پڑتی تھی. اور دوسری طرف کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے محبت بھی کرتا تھا، وہ خود چاہتا تھا کہ بھی اس کی بیوی ابھی شروع کے دنوں میں جو ہے نا اس کی بیٹی کو ٹائم دے، اس کو سنبھال لے. اور اس وجہ سے کیا تھا کہ بھی اعظم نے نا سارے کا سارا خرچہ خود سے اٹھانا شروع کر دیا. اس نے بغیر کوئی ریزسٹنس کیے ہوئے گھر کے بھی سارے کام کرنے، اور پھر باہر کے بھی، یعنی کہ جاب بھی اس نے ڈبل کرنی. اور کیا تھا کہ بھی اس طرح سے نا گھر کا خرچہ جو تھا وہ مینیج ہو رہا تھا. دوسری طرف کیا تھا کہ بھی اس کے بیچارے بوڑھے ماں باپ، ان کو یہ امید تھی کہ بھی ہمارا بیٹا جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے، ہمیں سپورٹ کرے گا. لیکن اعظم کے لیے ان ساری سچویشن میں نا یہ بات پاسبل ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو خرچے کے نام پہ نا 1 پاؤنڈ بھی بھیج سکتا. یہاں پہ UK میں آ کے اب وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا تھا جس میں کہ وہ دن بدن مزید دھستا ہی چلا جا رہا تھا. اس کے لیے کوئی وے آؤٹ رہا ہی نہیں تھا، کیونکہ ماں باپ ان کی امیدیں بھی جو تھیں وہ اعظم کے اوپر تھیں، اور دوسری طرف اعظم جو تھا وہ ماریہ کے پریشر کی وجہ سے اس کے دباؤ میں آ رہا تھا. اور دن بدن مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے سامنے سر اٹھانے کے بالکل بھی قابل نہیں رہا تھا، کیونکہ اسے یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے اس کو نہ کہی تو یہ یہاں کی سرپھری سی لڑکی ہے، اس نے فوری طور پہ جو ہے نا مجھے اپنی زندگی سے کک آؤٹ کر دینا ہے. اعظم پیسہ تو کما رہا تھا، لیکن اس پیسے کا نہ کوئی بھی فائدہ اس کو خود سے نہیں پہنچ رہا تھا. یعنی کہ نہ تو وہ اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر سکتا تھا، نہ وہ ان کی کوئی ضرورتیں اور نہ ہی ان کی کوئی مشکلات حل کر سکتا تھا. اور کیا تھا کہ بھی ماں باپ کی طرف سے پریشر ہونے کی وجہ سے اس کو ہر وقت نا یہ ٹینشن اور پریشانی میں رہتا تھا کہ میں کس طرح سے نا ان کو سپورٹ کروں، کیونکہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کیا کروں. تو اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ وہ نا دن بدن جو تھا وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گیا. ایک طرف ماریہ جو تھی وہ اس کو بہت زیادہ سپریس کرتی تھی، اس کو ذہنی تناؤ کا شکار بناتی تھی کہ بھی تم جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرتے ہو، پورا اس کے اکاؤنٹس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا کرتی تھی. اگر اکاؤنٹ میں سے ایک پیسہ بھی جو تھا نا وہ اس کی مرضی کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر خرچہ جاتا تھا نا تو وہ اس بات کے اوپر اس سے پوچھ گچھ کیا کرتی تھی. حالانکہ پیسے جو تھا وہ اعظم ہی کما رہا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ وہ یہاں کی لڑکی تھی، تو اس وجہ سے وہ اس کو بہت زیادہ اپنے اثر و رسوخ میں رکھتی تھی. اس کو ایک بھی روپیہ جو تھا نا وہ اعظم اپنی مرضی کے ساتھ خرچ نہیں کر سکتا تھا. یہ ساری چیزیں نا کہنے میں اور سننے میں آسان ہوتی ہیں کہ انسان محنت کرے، روپیہ پیسہ کمائے، لیکن اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکے. تو یہ چیز انسان کے لیے اس چیز سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ بھی انسان کے پاس پیسہ نہ ہونے کے اوپر نا انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن ہوتے ہوئے انسان اگر اس پیسے کو خرچ نہیں نہ کر سکتا اور اس کا کوئی اس کو اپنی ذات کو یا اس کے ماں باپ کو یا اس کے بہن بھائیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو یہ چیز زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے.
अब जी यही कुछ जो था ना वो आज़म के साथ बीत रहा था। उसकी माँ जो थी ना वो बीमार थी और बीमारी की हालत में अब उसको इलाज करवाने के लिए ना पैसों की ज़रूरत थी। घर के हालात तो पहले ही जो थे वो बड़े वीक थे, कमज़ोर थे, गुर्बत का वहाँ पे बसेरा था और आज़म यहाँ पे आया भी इसीलिए था कि वो यहाँ पे आके पैसा कमाए। अब माँ की बीमारी में जब बेटा जो है वो पैसे कमाने के बावजूद पैसा ना भेज सके ना, तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात उस बेटे के लिए और कोई नहीं होती। और वही हुआ जी कि आज़म की जो माँ थी ना वो बीमारी के हाथों हार मान गई और इस दुनिया से चल बसी। ये चीज़ जो थी ना वो आज़म की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यानी कि ना तो वो पाकिस्तान जाके अपनी माँ के जनाज़े में शिरकत कर सकता था, ना ही वो अपनी माँ का बीमारी की हालत में कोई इलाज करवा सका और ना ही जो था वो अपने घर वालों को कोई भी किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट दे सकता था। ये चीज़ जो थी ना आज़म के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का बाइस थी और दूसरी तरफ क्या था कि बीमारियाँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी थी, डोमिनेंट थी और बच्ची जो थी उसकी भी ज़िम्मेदारियाँ उसके सर के ऊपर थीं और फिर यहाँ पे यूके में रहते हुए इतने ढेर सारे खर्चे उठाना और एक-एक चीज़ मतलब यहाँ पे महंगी हो चुकी है और इन सारी चीज़ों को मैनेज करना ना, ये सब कुछ करते-करते आज़म जो था वो डीप डिप्रेशन में चला गया। अब आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि यहाँ पे यूके में रहने वाले लोग जो हैं ना वो डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, यहाँ का माहौल ऐसा है और यहाँ के जो लाइफस्टाइल है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो इस वजह से डिप्रेशन का शिकार होना कोई इतनी मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ज़हनी तनाव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए और इससे इंसान को रिलीफ ना मिले ना, तो उससे क्या है कि उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स और जो नेगेटिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर हावी होना शुरू हो जाती है। और जब नेगेटिविटी और इस तरह की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंसान में इंक्रीज़ हो जाए ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो इंसान के नर्व्स के ऊपर सवार हो जाती हैं। यही सब कुछ आज़म के साथ भी हुआ। इस शदीद ज़हनी डिप्रेशन की वजह से आज़म का ना नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और इस नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से क्या था कि भी वो अपने होशो-हवास और औसान जो था ना वो ख़ता हो बैठे और उसको इस चीज़ की पहचान ही नहीं रही थी कि वो कौन है, क्या है और वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया था। इवन यहाँ तक कि वो अपनी बेटी तक को पहचान नहीं पा रहा था। इट मीन्स कि आप शॉर्टली ये कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट जो था ना वो पागल हो चुका था और मतलब कि उसको एक बेड के ऊपर एक ऐसा पेशेंट पड़ा था जिसे कि संभालना अब उसकी बीवी की ज़िम्मेदारी थी। अब यहाँ की जो लड़की होती है ना वो तो इस तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि मारिया ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो था ना आज़म को इस्तेमाल किया था। उसके रुपए पैसे को इस्तेमाल करके घर की मॉर्गेज वगैरह पे कर रही थी और दूसरी तरफ उसने जो था ना वो जॉब से छुटकारा हासिल करने के लिए आज़म का सहारा लिया हुआ था। अब चूँकि आज़म जो था वो पैसा कमाने के काबिल नहीं रहा था और उल्टा जो था वो मारिया को उसे सँभालना पड़ना था, उसे लुक आफ्टर करना पड़ना था। तो उसने जो था ना कोर्ट में आज़म से डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया और केस मारिया ही के हक में गया। बच्ची जो थी वो मारिया के साथ ही रही क्योंकि आज़म तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था और आज़म को जो था यहाँ के सोशल सर्विसेज वाले अपने साथ ले गए चूँकि मारिया ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया था। अब चूँकि आज़म यहाँ का मतलब ब्रिटिश नहीं हुआ था, उसके पास अभी नेशनैलिटी नहीं आई थी और दूसरी तरफ क्या था कि वो हुकूमत के ऊपर बोझ बन रहा था। और इस तरह से ना करके तो जो यहाँ की गवर्नमेंट थी ना, यानी कि पुलिस वगैरह और सोशल सर्विसेज वाले, उन्होंने आज़म को जो था ना उसके होम कंट्री की तरफ वापस भेज दिया क्योंकि उनको ये था कि भी अगर ये यहाँ पे रहते हैं, हम लोग इसको अकोमोडेट करते हैं, तो इसका सारे का सारा खर्चा जो है वो यहाँ की यूके की गवर्नमेंट को संभालना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने ना जो था उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया। तो यूँ आज़म जो कि यहाँ पे एक बेहतर और एक रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए हुए इस कंट्री में आया था, यहाँ के डिप्रेशन और यहाँ के दबाव और यहाँ के सूरत हाल के पेश नज़र उसकी ज़िंदगी में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए कि वो उनमें से कभी भी निकल नहीं सका। इस दलदल में वो मज़ीद धंसता चला गया और तारीकियाँ उसका मुकद्दर हो गईं। तो जी यहाँ पे वो लोग जो कि यूके में बस आ जाते हैं, तो उनके लिए ये एक एडवाइस है कि यहाँ पे आके पैसा कमाना, यहाँ पे सरवाइव करना और यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, एक हंसी खुशी वाली ज़िंदगी गुजारना, जिसे कि कहते हैं ना कि फुल ऑफ लाइफ यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, ये कोई आसान काम नहीं है। इवन जो लोग यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं ना, मतलब कि काफ़ी अरसा दराज से दहाइयों से रह रहे हैं, उनके लिए भी
لائف جو ہے وہ بس اس طرح سے روٹین لائف ہی گزرتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ نا زندگی سے بھرپور زندگی گزارنا یہ ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آ کے پردیس کاٹتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے رشتوں سے، اپنے خونی رشتوں سے دور ہو کے وہاں کی پردیس کی سختیاں بھی کاٹتے ہیں اور اینڈ میں ان کے حصے میں آ جا کے کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو یہ ایڈوائس ہے ان لوگوں کے لیے کہ اپنے حالات میں رہ کے، اپنے ملک میں رہ کے، اپنے رشتوں میں رہ کے آپ لوگ کوشش کریں۔ کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اپنے ملک میں رہ کے کمائی ہوئی آدھی روٹی جو ہے وہ بیرون ملک جا کے کمائی ہوئی 2 روٹیوں سے 10 گنا مزید بہتر ہوتی ہے۔ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین اللہ حافظ۔